Yes, carry on, sir. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतुल है और मैं एक शराबी हूँ। Yes, अ, मैं धन्यवाद अ, करना चाहता हूँ को पायोनियर स्नेहाचल ग्रुप्स का, जो नागपुर के ग्रुप है, जिन्होंने मुझे अवसर दिया अपना एक्सपीरियंस जनरल होप शेयर करने के लिए। अ, अ, एक सेकंड। हाँ, अपना एक्सपीरियंस जनरल होप शेयर करने के लिए आपकी वजह से आज मुझे अपना आठवां और नौवां कदम, इनफैक्ट फोर्थ स्टेप से नाइन्थ स्टेप तक और स्टेप्स का, जब मैं अपने स्टेप्स के बारे में सोच रहा था, तो फिर से मुझे देखने को मिला कि मैंने अपनी जिंदगी में कैसी तबाही मचाई। तो आभारी हूँ आपका, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरे स्टेप्स का रिवीजन हुआ। और मैं शेयर करने से पहले ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं स्टेप्स के ऊपर कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ। और अ, जो भी पिक बुक मिल रहा है, वही उसी को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसी को मानिए। आज मैं जो भी शेयर करूंगा वो अपने अनुभव के हिसाब से शेयर करूंगा और आज के मेरे स्पिरिचुअल कंडीशन के हिसाब से शेयर करूंगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ जजमेंट्स आए, कुछ ओपिनियंस आए, या शायद मेरे रिजनमेंट्स आए, या शायद मेरा डर निकले। तो ये मेरा आज का स्पिरिचुअल कंडीशन के हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रतुल है, मैं एक शराबी हूँ। अ, मैं अप्रैल 10, 2013 से सोबर हूँ। और मैंने ये बात जो आपको कही है कि मैं शराबी हूँ, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद और शराब रोकने के बाद भी। अ, करीब 12-13 साल का था जब मेरी प्यूबर्टी हुई। और मैंने सोचा, थोड़े बहुत मुंह पे बाल आने लगे और बॉडी पे यहाँ वहाँ बाल आने लगे, और मुझे लगता था कि मैं मर्द बन गया हूँ और अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। और मैं जो चाहा वो कर सकता हूँ। तो करीब 8 स्टैंडर्ड था मेरे ख्याल से, 8वीं कक्षा, जहाँ पे मैंने पढ़ना वढ़ना बंद कर दिया और दूसरों के साथ स्कूल में बंक मारना शुरू कर दिया। और लड़कियों पे सारे इंटरेस्ट जो सारे टीनेजर्स करते हैं, अ, अ, उसी में मैं भी चलने लगा। और इसी दौरान मैं शराब से हर समय आकर्षित रहता था और हर समय अट्रैक्टेड रहता था, क्योंकि मेरे नाना जी पीते थे और मामा पीते थे। तो और मूवीज में भी मैं देखता था कि, तो मैं आकर्षित रहता था। और शायद करीब 14-15 साल के थे, हम स्कूल बंक करके दोस्तों के घर पे जाते थे और उनके पापा की, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, तो काफी सारे आर्मी अफसर के बेटे मेरे दोस्त हुआ करते थे। तो उनके घर में जाते थे और उनके पापा की बोतल से शराब चुराते थे और उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला के वापस लेवल को ऊपर कर देते थे। तो ऐसी मेरी जिंदगी आगे बढ़ी और दोस्तों के साथ पीना। और अ, फिर मैं थोड़ा और बड़ा होने लगा। गर्लफ्रेंड, 14-15 साल में गर्लफ्रेंड आ गई। और 15-16 साल में पढ़ाई बंद कर दी। और मेरे बारे में कंप्लेंट्स आने लगे, टीचर बुलाने लगी पापा मम्मी को। रात में पार्टीज के लिए दूर दूर जाता था, घर से पैसे चुराता था और फेल होता था। इस तरीके से मेरी जिंदगी बढ़ती गई, जहां मैं शराब और पीने लगा और कुछ बड़े दोस्तों के साथ पीने लगा। और यू नो मेरे फ्रेंड सर्कल्स काफी बढ़ते गए। पढ़ाई तो कभी की नहीं, मगर ज्यादातर यू नो पार्टीज और लड़कियां और ऐश अय्याशी, यही ज्यादा चला। पापा मम्मी तंग रहते थे। वो पीटते थे। और आप मानोगे नहीं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के करीब 3 साल तक अगर मेरी जिंदगी में कोई मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे, तो वो मेरे फादर और मेरे मदर थे।
तो उसी टाइम से 15 16 17 18 19 20 साल से ही मैं पापा मम्मी से नफरत करता था, और मेरे घर वाले मेरे दुश्मन होते थे, और मेरे दोस्त मेरे घर वाले, मेरा परिवार। उसी टाइम पे मुझे ड्रग्स और कुछ और चीज़ों का भी इंट्रोडक्शन हुआ, और मैं काफ़ी काफ़ी सालों तक मैं ड्रग्स का सेवन भी मैंने किया है। मेरी गर्लफ्रेंड होती थी 2000 1999 2000 2001 में, जिसे मैं बहुत प्यार करता था और जिससे मैं शादी करना चाहता था। तो करीब उसने मुझे डंप कर दिया था, उसने मेरे से ब्रेकअप कर दिया था, और मैं करीब 2001 से 2009 तक एक आशिक बन के घूमता रहा। मुझे लगता था कि उसने मुझ पे बहुत बड़ा अत्याचार किया है, वो किसी और के साथ सो रही थी, मेरे पीठ में छुरा भोंसा गया, और औरतों पे कभी विश्वास नहीं कर सकते, औरत जात ही बुरी जात है। अगर कोई बहन हमारे साथ है तो मुझे माफ करिएगा, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी माँ मेरी बहन सब एक स्त्री है, मगर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था। अ, बड़ी मुश्किल से डिग्री क्लियर हुआ, और जब तक शराब और पार्टीज और नशा ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। और आज देखता हूँ तो उस टाइम पे मेरे जो दोस्त होते थे उनका रहन सहन ढंग और मेरा रहन सहन ढंग बहुत अलग था। 2002 में मैंने एमबीए के लिए दिल्ली गया मैं, और दिल्ली करने लगा, और क्योंकि वो लड़की ने मुझे छोड़ दिया था और मुझे लग रहा था कि मैं एक विक्टिम हूँ, मुझ पे धोखाबाजी हुई है, वो लड़की ने मुझे छोड़ के किसी और के साथ चले गई है और किसी और के साथ शादी कर ली है। तो मुझे लगता था कि कि मैं एक विक्टिम हूँ। तो मैंने मान लिया था कि मैं भी एक दिन तुमको दिखाऊंगा। तो मैं भी एमबीए करने लगा, और जिंदगी 2002 से चलने लगी, और मैं पढ़ाई के लिए पढ़ाई करना चाहता था मगर पढ़ाई कर नहीं सक रहा था। तो मुझे याद है 1998 में मेरे एक दोस्त ने बोला था कि ये एक पदार्थ है, इसका आप सेवन करें, इसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होगा। तो मैं उस पदार्थ को खरीदने लगा और उसका सेवन करने लगा। मेरा इनिशियली मोटिव यही था कि मुझे पढ़ना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे बड़ा अफसर बनना है, और उस लड़की को दिखाना है, एक दिन दिखाऊंगा उसको कि प्रतुल को। और दोस्तों, और एमबीए में जो लड़के ने यार 13 15 साल में पढ़ाई छोड़ दी थी, मगर बस पता नहीं कैसे पास हो रहा था मैं। अब सडनली एमबीए में आ गए, बड़े बड़े सब्जेक्ट आने लगे, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और पता नहीं क्या क्या। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऊपर से मैं दुखी भी था और ब्रोकन हार्टेड भी था, मुझे धोखा मिला था एक प्रेमिका से। एटलीस्ट उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहता था और एक आदमी बनना चाहता था। तो दिल्ली में और मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, मेरी परवरिश और मेरी स्कूलिंग बैंगलोर में हुई थी। तो दिल्ली में कुछ हॉस्टल में दोस्त मिले और उनके साथ पढ़ाई करने लगा, और पढ़ाई के लिए पदार्थ में का सेवन करने लगा। और इनिशियली सोचता था कि थोड़ा सा लूंगा और कंसंट्रेशन होगा। पढ़ाई करने की मैंने कोशिश जरूर की, मगर 10 15 मिनट से ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता था। फिर जब मैंने इस पदार्थ का सेवन किया तो मैं आराम से 6 घंटे 8 घंटे एक साथ बैठ सकता था। तो वहां पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2002 में, जहां पे इनफैक्ट मेरी जर्नी तो 1993 94 में स्टार्ट हुई, जब मैं अपने दोस्तों के पापा मम्मी के बोतल से चुरा चुरा के उनके साथ पीता था। और मगर जो मेरे एक ऐसा टाइम आया जब जो 2002 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैं खरीदने लगा, और मोर एंड मोर ये खरीदने लगा कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्योंकि जो इफेक्ट मुझे डॉक्टर्स ओपिनियन में किया है कि मैं इसीलिए पीता था क्योंकि मुझे इफेक्ट चाहिए था। दूसरों की तरह मैं अब नशा दूसरों की तरह मैं एंजॉयमेंट और फन के लिए नहीं पीता हूँ, मैं एक इफेक्ट के लिए पीता हूँ। ईज एंड कंफर्ट कहा गया है इंग्लिश में। एक आराम, एक एक आराम और की भावना, एक कंफर्टेबल फीलिंग, इसीलिए मैं पीता था।
तो मैं वो इफेक्ट जो है इनिशियली वो पदार्थ जो पढ़ने के लिए मैं लेता था, पहले थोड़ी सी में एक मात्रा में काम चल जाता था, मगर उसके बाद 1 साल मैंने बिताई कि जहाँ पे कि आज के लिए कितना, कल के लिए कितना, परसों के लिए कितना, इस रूट पे जाऊंगा तो ये दुकान से खरीद सकूंगा, उस रूट पे जाऊंगा तो उस दुकान से खरीद सकूंगा। और किसी तरह से एमबीए मैंने कंप्लीट कर ली। पापा मम्मी भी बहुत खुश हुए कि बेटा पास हो गया। एक नालायक बेटा जो कभी बहुत मुश्किल से, जिसके ऊपर सब कंप्लेंट्स आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, घर वाले तो उसने एमबीए कर लिया और फाइनली नौकरी लग गई। नौकरी पे भी मैंने फिर भी उस लड़की के बारे में सोचा कि वो कहाँ गई, तो उसको तो बहुत बड़ी तनख्वाह के साथ एक बड़ी एमएनसी में कहीं विदेश में नौकरी मिली, और मैं एक छोटी सी कंपनी में दिल्ली में मुझे नौकरी मिली थी। कहीं न कहीं वो बुलंद ये था, डिटर्मिनेशन था कि उसको दिखाऊंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि कौन हूं मैं। एक दिन सब बोलेंगे कि प्रतुल कौन है। तो फिर से मैं काम करने की कोशिश करता रहा, मगर कहीं दिल लगता नहीं था। पहली दिन की नौकरी थी, तो लोगों से बात करने का मन नहीं करता था, और उस कॉलेज में भी मैं किसी से बात नहीं करता था, और किसी से, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य था, मैं कि एक दिन दिखाना है लोगों को, और उस लड़की को भी दिखाना है, जिसको हम रिजेंटमेंट कहते हैं। और मेरी जिंदगी का ये एक थीम है कि एक दिन मैं दिखाऊंगा, तुमको दिखाऊंगा। इनफैक्ट 4-5 साल पहले या 6 साल पहले मेरा ले ऑफ हो गया था, तो उस दिन भी मेरा रिजेंटमेंट ऐसा था कि कहीं न कहीं मन में और दिमाग में पिक्चर चलती थी, एक फैंटेसी टाइप चलती थी कि एक दिन इस कंपनी को दिखाऊंगा कि प्रतुल कौन। तो ये मेरा एक बहुत ही बड़ा, जैसे जैसे करता गया कि एक दिन तुमको दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। मुझे दिखाना दिखाना कुछ होता नहीं था, सब मेरे ख्याली पुलाव जो बोलते हैं, दिल्ली में जब मैंने पहली मीटिंग की थी तो ख्याली पुलाव बहुत यूज किया करता था, तो ख्याली पुलाव बहुत बनते थे मेरे। तो काम करने लगा, और काम के लिए फिर इंटरेस्ट नहीं लगती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। तो फिर मन में आया कि यार ये तो नौकरी है, करियर बनाना है, पापा मम्मी को गर्व से देखना है, उसको भी दिखाना है, दुनिया को भी दिखाना है, तो थोड़ा सा सेवन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सेवन मैंने थोड़ा सा किया, मगर और काम ऐसा हुआ कि करीब 1-1.5 साल में ऐसा काम करता था कि लोग सब चाहते थे, कंपनी में सबसे बड़ा सेल्स मैं ही करता था। जहां पे मैं जाता था वहां की सेल्स के फिगर डबल होते थे, और कहीं और कुछ नहीं होते थे। कंपनी के सारे मैनेजर चाहते थे कि प्रतुल लड़का जो एक मैनेजमेंट ट्रेनी है, एक एग्जीक्यूटिव है, लोअर पोजीशन पे है, वो उनके टीम में आए, और मुझे सिर्फ काम दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। रात के 12-12 बजे तक काम करना, रात सुबह आना, खरीदना, नशा करना, सेवन करना, और काम करना। और रूट में भी ऐसा ही होता था कि खरीदो, 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 ऐसे जाओ तो इतना प्लानिंग, और इतने रिस्क मैंने लिए हैं। इंसैनिटी की हमने बात की है, कहीं पे हमारी बिग बुक में लिखा है कि हम डी एग्नोस्टिक्स में लिखा है, ये पता नहीं कहाँ लिखा है, देयर इज अ सॉल्यूशन में, कि इंसैनिटी ऐसी है हमारी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ भी किया, ऐसी ऐसी जगहों पे मैंने किया कि यार आज लगता है तो आश्चर्य होता है कि कैसे मैंने ये सब किया यार, कैसे सबके सामने मैंने किया यार। कस्टमर लोकेशन पे मैंने शराब पी है, ऐसे ऐसे बॉस के रूम में मैंने शराब पी है। कोई मतलब ये कोई पागल इंसान नहीं कर सकता, बॉस के रूम में, मंदिर में। तो इस तरीके से मेरी जिंदगी आगे बढ़ती गई, और कहीं ना कहीं 2002 से मैं मानने के लिए 2003 या 4 में मम्मी आके बोलने लगी कि प्रतुल कुछ प्रॉब्लम है तेरे दिमाग में, कुछ तू डिप्रेशन में जा रहा है। और मुझे लगता था कि सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, मेरे ऑफिस में सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, मेरे प्लानिंग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं मम्मी पापा को आके बोलता था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं होता था उस टाइम पे। वो कह रहे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलता नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। जब तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया नहीं, और पहले 3-4 साल तब तक मैंने स्टेप्स का जर्नी शुरू नहीं किया, तब मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे समझता नहीं है। अपनी परिवार तो कभी मुझे समझ ही नहीं सकते। जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, पहली मीटिंग की, तो फिर थोड़े दोस्त बने, और ऐसे लगने लगा कि कुछ लोग तो शायद मुझे समझते हैं। मुझे फाइनली एक ऐसी घर मिल गया है जहां पे मैं सुकून से बैठ सकता हूँ। मगर 2003, 2004, इनफैक्ट बचपन से अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे समझता ही नहीं।
मैं उस गर्लफ्रेंड जो मुझे छोड़ के चले गई थी उससे लड़ाई करता था, और वो टाइम पे भी मुझे लगता था कि ये मुझे समझते क्यों नहीं है। एनीवेज, तो उस टाइम पे फिर मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाने लगे, और पापा मम्मी जैसे परिवार वाले करते हैं, ये आपको भी पता है कि, और मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं था कि मुझ में प्रॉब्लम है। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2004 से 5 से, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, मंदिर, मस्जिद। मेरे दोस्तों को, कॉलेज के दोस्तों को पता था क्योंकि उनके सामने मैं सेवन करता था, तो वो भी आके बोलते थे कि रोक ले प्रतुल, रोक ले प्रतुल, ये क्या कर रहा है, अच्छी चीज नहीं है। तो मैं सोचता था तुम क्या जानते हो, आप क्या जानते हो, आपको कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। इनफैक्ट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी जब लोग मुझे कहते हैं कि ये करो, वो करो, स्टेप्स करो, ऐसे करो, ये एटीट्यूड मेरा है कि मुझे मालूम है, आप मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये उस टाइम पे भी मेरा एटीट्यूड था, जब मेरे दोस्त मुझे कहने लगे। इनफैक्ट मेरा एक बचपन का दोस्त था बैंगलोर से, वो दिल्ली आने लगा, और हम फ्राइडे सैटरडे संडे को पीते थे क्योंकि वीकेंड होता था। तो एक दिन उस मुझ में देखने लगा, मैं उनके घर में जीने लगा। तो वो उसने कहा, प्रतुल, ये जो तू कर रहा है ना, इससे तेरा दिमाग, इट्स अफेक्टिंग योर माइंड प्रतुल, उसने कहा था कि ये तेरे दिमाग पे असर कर रहा है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं था यार, एक अच्छा दोस्त मैं खो बैठा। फिर वो भी जिस तरीके का मैं बर्ताव करता था, और उसको भी समझ में आ गया था कि मैं उससे सिर्फ इसीलिए मिलता हूँ ताकि मुझे शराब पीने की एक जगह चाहिए, शराब पीने की एक दोस्त चाहिए, दोस्ती वोस्ती सब कुछ भूल चुका था मैं। सैटरडे संडे को मैं जाके, मैं क्योंकि अपने घर पे शराब पी के वापस नहीं आ सकता था, मेरे पापा मम्मी बहुत ऑर्थोडॉक्स और एक ट्रेडिशनल फैमिली से है हम लोग। तो मुझे रात में बिताने के लिए किसी का घर चाहिए था, सोने के लिए जगह चाहिए थी, तो मेरे दोस्तों के यार नाइट आउट की जगह, नाइट आउट के बहाने बहुत नाइट आउट्स किए हैं मैंने, और मेरे नाइट आउट का एक ही था, दोस्ती वोस्ती नहीं था, ताकि शराब पीने के बाद सोने की जगह मिले। मेरे ख्याल से वो समझ चुका था मेरा दोस्त, जिसने मुझे कहा था कि दिस इज अफेक्टिंग योर माइंड। मैंने सोचा कि तुझे क्या पता, मुझे सब कुछ मालूम है। फिर मेरे माइंड को इफेक्ट होने लगा, मुझे साइकोसिस होने लगा, स्किज़ोफ्रेनिया होने लगा, मुझे ऐसे लगने लगा कि लोग मुझे पीछा कर रहे हैं, और कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होने लगे। फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, मुझे लगता था कि पापा मम्मी गलत है। आई थिंक हमारे डेली रिफ्लेक्शन में था, कल या परसों या कुछ, वी हैड टू रिमूव द वर्ड ब्लेम। तो मैं सबको ब्लेम करना चाहता था, और कभी अपने आप पे देखना नहीं चाहता था। इनफैक्ट मैं इसीलिए नहीं चाहता था क्योंकि उस बोतल में मेरे लिए एक सोल्यूशन था। डॉक्टर्स ओपिनियन में तो कहा गया है, हमारी किताब में कहा है, ईज एंड कंफर्ट, एक हिंदी में वो वर्ड्स आ नहीं रहे मेरे पास, मगर एक एक आराम की एहसास, ईज एंड कंफर्ट, और एक एफर्ट चाहिए था। मगर उस बोतल में मुझे सब कुछ रहता था, शराब में ना, मुझे उसमें माँ का प्यार मिला, उसमें मुझे एक लवर का प्यार मिला, उसमें मुझे पापा का डायरेक्शन मिला, उसमें दोस्ती मिली मुझे उस बोतल में, उस बोतल में मुझे भगवान का मार्गदर्शन मिला, उस दोस्तन से, उस बोतल में मुझे कॉन्फिडेंस मिला, सेक्स करने की शक्ति मिली, लंबा सेक्स कर सकता था, काम करने की शक्ति मिली, और मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार मुझे बस अपनी सिगरेट का पैकेट और मुझे अपनी बोतल दे दो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना मर्सिडीज चाहिए, ना मुझे फरारी चाहिए, ना मुझे 5 स्टार होटल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक अंधेरी सुकून, एक अंधेरी सुनसान जगह जहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मेरा बोतल, मेरी प्लास्टिक की ग्लास, मेरी सिगरेट, और अपने ख्याल कि मेरी जिंदगी कितनी बदतर हो गई है, कोई मुझे समझता नहीं है। मैं अपने पापा मम्मी को पूछता था कि क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा क्यों किया है, क्योंकि मैं एक ऐसे धर्म से अ, हूँ जहाँ पे हम मानते हैं कि बर्थ एंड रीबर्थ जिसे हम कहते हैं, मरना और फिर से पैदा करना, तो फिर से पैदा होना, और कर्म। तो कहीं ना कहीं मैं, क्योंकि मुझे कोई मुझे समझता नहीं था, मुझे मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगे, मैं अकेला होने लगा,
दोस्त छोड़ के चले गए, काम वालों पे भरोसा नहीं होता था। अ, तो मैं इतना दुखी हो गया था, मगर शराब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था कि शराब में मुझे सुकून मिलता था। और मैं इस पे जाने लगा कि फिर से पैदा नहीं होना, मुझे मुक्ति चाहिए, कभी पैदा नहीं होना फिर से। और अपने पापा मम्मी को कोसता था मैं। तो इस तरीके से आगे लाइफ बढ़ती गई, और बहुत कुछ किया मैंने, पापा मम्मी ने, मगर मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। और सितंबर 2012 में फाइनली, सब जुलाई और मई जून 2012 में मेरे साइकियाट्रिस्ट ने मुझे बोला कि भाई साहब मुझे माफ करिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सब लोग पूछते थे कितना पी रहे हो, क्या पी रहे हो, तो मैं बोलता था बस इतना ही पी रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ कोई नहीं था। मगर मैं बहुत पी रहा था। मेरी जिंदगी ऐसी जगह, मैं शराब से खुश हो जाता था, शराब खरीदने के ख्याल से मैं खुश हो जाता था। और जिंदगी जीना मुश्किल था, मेरी किसी से बनती नहीं थी, ना ऑफिस में मुझे किसी से बनती थी, ना घर से मुझे बनती थी, मैं लोगों से अनकंफर्टेबल होता था, भगवान को कोसता था। वो मेरी गर्लफ्रेंड जो छोड़ के चली गई थी उस पे कोसता था। इनफैक्ट इतने साल मैं औरत जात पे, अ, माफ करिएगा फिर से औरत जात से नफरत करता हूँ। नारी नर्क का द्वार है, ये मेरा स्लोगन था, जैसे हमारे स्लोगन थे AA में। आज नहीं मानता हूँ मैं ये सब। फाइनली मेरे साइकियाट्रिस्ट ने कहा प्रफुल्ल मुझे माफ करिए, मैं आपको आपकी मदद नहीं कर सकता। इनफैक्ट 2010 से 2012 तक, या 2009 से 2012 तक, मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में आ चुका था कि मुझे शराब रोकनी है। कैसे रोकनी है समझ में नहीं आता था। बहुत कोशिश किया मैंने कि कल से नहीं पीऊंगा, इतना ही पीऊंगा, बियर ही पीऊंगा, सोमवार को ही पीऊंगा, एक ढक्कन ही पीऊंगा। मगर एक बार पी लेता था तो पता नहीं, 10 मिनट में सोबर नहीं रह सकता। रात में पी लेता था, मानता था कि सुबह कल से नहीं पीऊंगा। सुबह उठता था तो एक अजीब सी तलब, अजीब सी तलब। मन तो कह रहा था प्रतुल ना ना ना, मगर पांव अपने आप चले जाते थे, पता नहीं क्या है। और जैसे ही छोटा सा सिप ही लिया, सिप, पूरी बोतल पीने की जरूरत नहीं थी, सिप, घूंट, एक घूंट पिया, एक ऐसा सुकून आता था कि समझ में नहीं आता। ऐसा सुकून की एक ऐसी कंफर्टेबल फीलिंग। और फिर वही कि एक बार, आपको तो पता है, एक बार शुरू किया तो फिर रोक नहीं सकते। फिर कल से रोकूंगा, और फिर कल से रोकूंगा। एक्सीडेंट होते थे तो फिर रोकने के लिए इच्छा आ जाती थी। ऑफिस से निकाल दिया जाता था तो फिर से रोकने की इच्छा होती थी। किसी ने ठेके पे पीट दिया तो फिर से रोकने की इच्छा हो जाती थी। बटुआ या वॉच गुम हो गया तो फिर से रोकने की इच्छा हो जाती थी। फिर वो इच्छा ज्यादा दिन रहती नहीं थी, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 12 घंटा, फिर वापस पता नहीं क्या होता, भूल जाता था। जैसे माता माता आती है, कुछ लोग कहते हैं, वैसे कुछ होता था, ऑटो पायलट कहते हैं, ऑटो पायलट मोड में चले जाता था। कभी कभी मन में आता था कि प्रतुल कब तक करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, पता नहीं। बहुत सारी चीजें, कुंडली दिखा ली, सब कुछ कर लिया। फिर बाद में फाइनली 2012 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आया। मैं आभारी हूँ मेरे साइकियाट्रिस्ट का। उन्होंने कहा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, देख ले, अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की चीज है तो वहां पे चले जाओ। तो पहली मीटिंग मैंने की और मुझे ऐसा लगा कि मैं घर आ गया। पहली मीटिंग, उससे पहले मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत ज्ञान किया, क्योंकि मेरा मानना था कि पैदा नहीं होना है, और मैं एक संन्यास लेना चाहता था, और अघोरियों के ऊपर मेरा बड़ा ये था, और एकदम साधु बनना चाहता था, हिमालयों में जाना चाहता था, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अगर कुछ घंटा कुछ हो ही ना हो जाए, बस ख्याली पुलाव। क्योंकि हिमालय में AC नहीं मिलेगा, हिमालय में स्विगी नहीं होगा, हिमालय में कंप्यूटर नहीं होगा, पिक्चर नहीं होगी, कहाँ से सारा, सब कुछ ख्याली पुलाव। बस आज भी कभी कभी मन करता है मगर ख्याली पुलाव। तो पहली मीटिंग मैंने की तो एक अजीब अनुभव हुआ। पहली बार मुझे लगा कि कोई सच्चाई से बात कर रहा, इन लोगों पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। और कुछ मैं ओशो की किताबें मैंने पी, वेद मैंने पढ़े, ग्रंथ मैंने पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा, मेडिटेशन की किताबें पी, बहुत कुछ किया। और मगर जितना भी ज्ञान मेरे पास था, कुछ भी मुझे शराब से रोक नहीं सकता। पर पहली बार मैं मीटिंग आया तो मुझे ऐसे लगा, सितंबर 2012 में, तो एक सुकून महसूस हुआ।
मुझे समझता था कि मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान, बहुत आध्यात्मिक इंसान, बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये लोग, बाकी की दुनिया तो सारी मूर्ख है, सब पैसे के पीछे भागती है, सब पॉलिटिक्स के पीछे भागती है, बहुत ही कमीनी दुनिया है। और उस मीटिंग में आया तो मेरा पहला स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये था कि भाई साहब, आज मत पियो, कल पियो, आज रोको, कल पियो। मैं पूरी जिंदगी भागता रहा कि आज पीऊंगा, कल रोकूंगा। मेरा फर्स्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये था। इतना ज्ञानी मैं था, इतना सब कुछ मैं जानता था, भगवान के बारे में, वेद के बारे में, ग्रंथ के बारे में, सनातन के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, गीता के बारे में। बस इतना नहीं जान पाया कि भाई साहब, आज मत पियो, कल पी लो। मैं इतना ये जानता था कि आज पी लेंगे, कल रोक लेंगे। तो पहली मीटिंग के बाद मैं जाके 2 ड्रिंक मैंने लगाए और मन किया कि वापस आऊं, क्योंकि ये लोग, कुछ सुकून था दोस्त, कुछ सुकून था। मैं ना दुनिया में ऐसे ट्रैवल करता था, इवन 4-5 साल की रिकवरी तक, और शायद आज भी, जब मैं प्रोग्राम ना करूं, कि मेरी तलवारें बाहर आ जाती है, मेरी बंदूकें आ जाती है, मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे अपने आप को बचाना है। पहली बार मैं मीटिंग में आया तो मैं अपनी तलवारें, अपनी बंदूकें, आई कुड ले माई वेपन्स डाउन, इंग्लिश में कहते हैं, कि मैं सुकून से बैठ सका यार, चप्पल ऊपर निकाल के, बैग वैग को साइड में रख के। इनफैक्ट मेरी इनिशियल रिकवरी में तो सुबह 11 बजे मैं जाके मीटिंग के बाहर बैठ जाता था कि 7 कब बजेंगे। इतना सुकून मुझे महसूस होता। तो दिसंबर में मेरा, फिर दिसंबर 2012 में मेरा रिलैप्स हुआ, जनवरी 2013 में मेरा रिलैप्स हुआ, फरवरी 2000, फिर मेरी नौकरी चली गई, मुझे नौकरी से निकाल दिए गए और मुझे बोरिया बिस्तरा बांध के हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि पापा मम्मी रिटायर हो चुके थे और यहाँ पे आ चुके थे। फिर फरवरी में मेरा रिलैप्स हुआ और मेरी लास्ट ड्रिंक शायद अप्रैल के आसपास फर्स्ट वीक में थी, और मेरी सोब्राइटी डेट, जैसे मैंने आपको कहा है, अप्रैल 10, 2013 है। उसके बाद मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की वजह से शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले 2-3 साल मुझे, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहते हैं और सब कहते हैं कि शराब से दूर रहो, शराब से दूर रहो, शराब से दूर रहो, और पहली बार मैंने मान लिया कि शराब से मुझे प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने अपनी शेयरिंग स्टार्ट की, मैंने बोला कि मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम प्रतुल है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं था अल्कोहलिक्स एनोनिमस से आने से पहले कि मैं एक शराबी हूँ, क्योंकि शराबी कोई और था, मैं नहीं हो सकता। अब मैं आपको कहता हूं कि शराब, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं शराबी था। मैं शराब का सेवन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं शराबी हूँ। क्योंकि सब कहते हैं कि शराब से दूर रहो, शराब से दूर रहो, पहली घूंट घातक है। तो और मैं मीटिंग आता गया, मेरी नौकरी लगी, मुझे ऐसे लगा कि यार जिंदगी आगे बढ़ चुकी है और मैं पीछे रह चुका हूँ। मेरे दोस्तों के पास शादी हो चुकी थी, Hyundai एक्सेंट थी, SX4 था, फ्लैटें थी, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास 30,000 की नौकरी और शायद, और कुछ नहीं, पापा के घर पे इज्जत नहीं, कुछ नहीं। फेसबुक पे शायद 30 या 40 फ्रेंड्स, 50 फ्रेंड। फेसबुक पे सब अच्छे अच्छे पिक्चर डालते थे, फोटो डालते थे, ये डालते थे, वो डालते थे, और सबकी जिंदगी एकदम बढ़िया, जैसे स्वर्ग में जी रहे हो। मैं अकेला बैठा हूँ नाली में। तो क्योंकि वर्ड अल्कोहलिक्स एनोनिमस था, तो मुझे लगता था कि अल्कोहल मेरी प्रॉब्लम है। तो अभी तो मैं रोक चुका हूँ, अभी मैं 3 महीना सोबर हूँ, अभी मैं 1 साल सोबर हूँ, अभी मैं 2 साल सोबर हूँ, अभी मैं 3 साल सोबर हूँ। अभी मैं जिंदगी, अभी मुझे वापस करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि सब आगे बढ़ गए हैं, मुझे इज्जत कमानी है, मुझे मुझे एक दिन शादी करनी है, मुझे मुझे पापा मम्मी को प्राउड फील कराना है। वो सब लोग जो मुझे छोड़ के चले गए थे, उन सबको मालूम होना चाहिए कि प्रतुल कौन है, प्रतुल कितना स्पिरिचुअल इंसान है। वो सारी गर्लफ्रेंड जो मुझे छोड़ के चले गई थी, उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा मौका खो दिया मुझसे शादी करने का। बिग बुक मैंने कभी पढ़ी नहीं, स्टेप्स मैंने कभी लिए नहीं। और वो स्पॉन्सर स्पॉन्सर करते थे, तो एक स्पॉन्सर मैंने ले लिया था, मगर वो नाम का स्पॉन्सर था, उससे कभी मैं बात करता नहीं था। वो जो हमारे
कमरों, हमारे घर में डेकोरेशन आइटम हम रखते हैं, वैसा एक डेकोरेशन आइटम था। कोई पूछता था कि कौन है स्पॉन्सर, तो मैं कहता था वो स्पॉन्सर। मगर कभी मानना नहीं था, क्योंकि मेरे दिल के अंदर ना, क्योंकि मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं शराबी हूँ। मैंने सोचा शराब रोक दिया है तो अभी तो वापस कर सकते हैं, सोसाइटी में आम आदमी की तरह मैं जी सकता हूँ, क्योंकि आम आदमी यही करता है। आम आदमी परिवार बनाता है, आम आदमी काम करता है, आम आदमी फ्लैटें घरें बनाता है, आम आदमी तरक्की करता है, आम आदमी अपने प्रेस्टीज और इज्जत की फिक्र करता है। तो मैं भी वैसे ही करता था, क्योंकि पापा मम्मी को भी पता नहीं है, उनकी भी एक्सपेक्टेशन यही है, फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन यही है कि बेटे ने रोक ली है, अभी बेटा नॉर्मल हो गया है। तो मैं भी सोच रहा था कि मैं नॉर्मल हो गया हूँ। तो करीब फिर पहली नौकरी आई, तो पहली नौकरी से 1 साल में निकाल दिया गया। फिर दूसरी नौकरी आई, दूसरी नौकरी से फिर 1 साल से निकाल दिया गया, क्योंकि मेरी किसी से बने ना। मुझे समझता था कि मैं इन सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं तो एमएनसी में काम किया है, मैंने तो एमबीए किया है, ये साले छोटे लोग ये क्या जानते हैं। मगर मीटिंग करता था, शेयरिंग करता था, शराब नहीं पीता था, नशा नहीं करता था, मगर मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं क्या अल्कोहलिक हूँ। हमारे बिग बुक में कहा गया है कि शराब एक सिम्टम है मेरे बीमारी का। और उस टाइम पे मैं सोचता था कि क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, तो अल्कोहल तो मैंने रोक लिया है भाई, अभी तो बाकी की जिंदगी जीनी। तो मेरे दूसरे स्पॉन्सर थे, आज उनका आभारी हूँ। मेरे दूसरे स्पॉन्सर एक ऐसे इंसान बने जिनको मैं कभी नहीं लेना नहीं चाहता था। बहुत ही खड़ूस, बहुत ही कठोर और बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे, और मैं उनसे ऑलमोस्ट नफरत तो नहीं करता था, बहुत चिढ़ता था। मैं सोचता था ये साला खड़ूस बड़ो समझता क्या है, और पता नहीं किसी गलती से। और उस टाइम पे एक लड़की भी मुझे मिली, और उससे 1 हफ्ते के लिए उससे मिला, और मैं 1.5 साल उससे ऑब्सेशन में चला गया। ऑब्सेशन से अभी याद आया, काफी लोग कहते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद उनके ऑब्सेशन चला गया। मेरा मानना ये नहीं है, मेरा अनुभव ये नहीं है। मेरा अनुभव ये है कि ऑब्सेशन मेरा रूप बदलते गई। पहले मेरी ऑब्सेशन जो थी वो शराब पे थी, और शराब भी मैंने इसीलिए नहीं रोका क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं। मैंने सोचा कि चलो भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस से चलते हैं, आज शराब रोकते हैं, शराब बड़ी बुरी चीज है। नहीं, चित हो गया, आई वॉज कॉर्नर्ड, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी के कारण, मेरे लाइफ के सर्कमस्टांसेस के कारण मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने लगा। मैं इसीलिए नहीं आया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से कोई अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया, चलो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाते हैं। नहीं, शराब भी मैंने इसीलिए रोका क्योंकि मैं और नहीं पी पाया, यू नो। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से, स्लोगन्स की मदद से, फेलोशिप्स की मदद से मेरी शराब का ऑब्सेशन तो चले गया, मगर कोई और नए ऑब्सेशन स्टार्ट हो गए। तो मेरा ऑब्सेशन जो है वो रूप बदलता गया, और इस बार मैं सोचा कि अब मैं सोबर हूं, तो अभी मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। वो बेचारी लड़की बस दोस्ती की, थोड़ा बहुत हंसा मेरे साथ, और मुझे लगने लगा कि यही मेरी बीवी है, ये तो मेरे पुराने जन्म की बीवी है, इसको क्या पता। तो 1.5 साल उसके ऊपर फेसबुक के मैसेज भेजने लगा, वो बेचारी का जिंदगी हराम कर दिया मैंने। ये बहुत ही लकी हूं कि मैंने शराब नहीं पी, मगर 1.5 साल डिप्रेशन में चला गया। और वही डिप्रेशन जो 2001 से 2009 तक मेरा था। तो मेरा ऑब्सेशन रूप बदलते रहता है, कभी पैसे के पीछे भागता है, कभी सेक्स के पीछे भागता है, कभी ए में दिखाने के लिए होता है कि देखो मैं कितना आध्यात्मिक हूं। कभी रिजेंटमेंट भी एक ऑब्सेशन है मेरा, जिस तरीके से शराब के पीछे मैं वही सोचते रहता हूँ। रिजेंटमेंट और गुस्सा भी मेरा वही है कि उसी इंसान के बारे में सोचता रहता हूँ, उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। तो ऑब्सेशन मेरा जो है वो रूप बदलने लगा। करीब 3 साल, थर्ड ईयर में था मैं, 2015 में, 14 में, 15 में मेरे सेकंड स्पॉन्सर मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा, वो पहले इंसान थे, उन्होंने कहा कि स्टेप्स करना है तो बताओ, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत कर। मैं उनको कॉल करना चाहता था अपने प्रॉब्लम्स बताने के लिए कि कितना प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है। तो वो कहता था यार बकचोदी मत कर, मगर स्टेप्स करना है तो बता, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो स्टेप्स का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम शेयरिंग वेयरिंग का प्रोग्राम नहीं है। और मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि
उन्हीं के थ्रू पहली बार मैंने बिग बुक पढ़ी, और बिग बुक में ही हमारा स्टेप्स कैसे करना है बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। मुझे नहीं पता था कि बिग बुक में इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। तो उनके साथ मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप मैंने कर लिया। फर्स्ट स्टेप तो मानना ही था, मगर फर्स्ट स्टेप का दूसरा भाग में मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन अस्त व्यस्त है। अगर मैं रियली मानता हूं कि मेरे जीवन अस्त व्यस्त है, तो मैं जीवन को कंट्रोल करने की क्यों कोशिश कर रहा हूं। तो लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी भी आज मुझे 12 साल बाद भी थोड़ा 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 मैंने अपने स्टेप्स को करीब 3 या 4 बार किए हैं। और वो टाइम पे मैं सोचता था कि जो स्टेप्स है वो एक एक प्रक्रिया है जो एक बार स्टार्ट होगी खत्म हो जाएगी, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तो मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम अल्कोहलिक्स अनोनिमस की प्रतुल वेम्पटी हैज कंप्लीटेड स्टेप्स सक्सेसफुली। ये लो जी गोल्डन सर्टिफिकेट। अभी आप रिकवर हो गए, अभी जाओ दुनिया में जो उखाड़ना उखाड़ लो, अभी आपका कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आप स्पिरिचुअल हो गए। तो मैं सोचता था जैसे 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट दिया जाता है, 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो स्टेप्स का भी ऐसा कुछ होगा, ये एक बार कर लेंगे। जैसा आप 10th मैंने कर लिया तो फिर से करने की जरूरत नहीं है, 12th मैंने कर लिया तो करने की जरूरत नहीं है, वैसे एक बार स्टेप्स कर लूंगा तो फिर हो गया, बस आगे बढ़ते रहो जिंदगी में, पैसा कमाओ, शादी करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। तो तो अनमैनेजेबिलिटी तो मुझे पता नहीं थी। सेकंड स्टेप तो मान गया, क्योंकि स्पॉन्सर कहता है यू केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। मैंने बोला हाँ ही बोलेंगे, कोई ना थोड़ी ना बोलेगा। स्टेप 3 में टर्न आवर विल ऑन लाइफ आउट द केयर ऑफ, है ना, मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल इन आवर लाइफ। वो भी किताब में ली गई है, तो वो भी मैंने हाँ कह दिया। तो फोर्थ स्टेप पे जब आया तो करने के लिए दिया। तब तक मुझे बैंगलोर में बहुत बड़ी नौकरी मिल चुकी थी, 3-3.5 साल की नौकरी, 3 से 3.5 साल की, तब तक रिकवरी हो चुकी थी, और 100% हाइक मिला था, एक बड़े एमएनसी में नौकरी मिली थी, और बैंगलोर बहुत ही जगह अच्छी जगह थी, अपना खुद का फ्लैट और पैसे, और नीचे काम करने वाले 15-20 लोग। और स्टेप्स करने की मुझे आशा नहीं, क्योंकि अभी तो करियर संभालना है। और पापा का, और मैं, हाँ ये बोलना भूल ही गया, मैं चाहता था कि पापा मेरी इज्जत करे। अब मैं सोबर हो गया, मेरी इज्जत का घंटा कुछ नहीं करते थे। एक बार मुझे याद है, पापा कहते थे कि तू 35 या 36 साल का तेरी बॉडी है, और तेरे अंदर एक 14 साल का लड़का है। मीटिंग में तो बड़ी बड़ी बातें करता था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और ये वो, मीटिंग घर आने के बाद घर पे कुछ और, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, 2 रुपए का काम नहीं करना, 2 रुपए का हेल्प नहीं करना, सब्जी लेके आओ नहीं करना, नमक कम हो तो चिल्लाने उठा बैठो, कपड़े ठीक नहीं हो, स्प्रेस ना हो तो मम्मी पे चिल्ला दो सुबह से, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। तो जो मेरी स्पिरिचुअलिटी थी वो सिर्फ मीटिंग में थी, और मेरी शेयरिंग में थी। मीटिंग और शेयरिंग के बाद जैसे जो सेकंड सेरेनिटी प्रेयर में बोलता था, उसके बाद एक और प्रतुल आता था। तो 2 प्रतुल होते थे, एक तो मीटिंग वाला प्रतुल, और एक मीटिंग के बाहर वाला प्रतुल। तो फोर्थ स्टेप अक्टूबर 2015 से जून 2016 तक मैंने फोर्थ स्टेप रोक दिया, और फाइनली 2 जून में मैंने फोर्थ स्टेप किया। फोर्थ स्टेप में, उस फोर्थ स्टेप करने तक मैं समझता था कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हूँ, बड़ा आध्यात्मिक इंसान हूँ, मैं काइंड इंसान हूँ, मैं दूसरों की सेवा करता हूँ। जब मैंने फोर्थ किया तो होश उड़ गए मेरे। मैं सोचता था मैं बड़ा ब्रेव इंसान हूँ, बहुत ही करेजियस इंसान। मैं एक डरपोक, स्वार्थी, मैनिपुलेटिव, कमीना, और बोलना नहीं चाहता रिकॉर्ड हुआ। और हैरान रह गया कि मैं एक छोटा सा डरा हुआ लड़का था। वो टाइम पे काफी सारे मेरे रिजेंटमेंट थे। तो पहला पापा पे रिजेंटमेंट था, मम्मी पे रिजेंटमेंट था। तो वो लगता था कि उन्होंने मेरी परवरिश ठीक से नहीं की, उन्होंने मेरे को ये नहीं किया, उन्होंने मुझे याद नहीं है मुझे, कुछ मैंने पापा मम्मी के रिजेंटमेंट्स निकाले हैं, डिस्कस करूंगा मेरे 8 और 9 स्टेप पे। तो और वो लड़की भी जो
जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था, जिसने मुझे 1999 में 2000 में छोड़ के चले गई थी। तब तक तो मुझे स्टेप्स तब तक मैं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वो धोखेबाज है, उसने मेरी पीठ पे छुरी है, नारी नर का द्वार है, और ये सब कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जब मैंने फोर्थ स्टेप किया तो मैंने उसका नाम लिखा, मैंने वाई लिखा। फोर्थ स्टेप का जो कॉलम है, 4 कॉलम है, ये बिग बुक में हमारे दिए गए हैं। तो फॉर्मेट ये है कि हु, सेकंड है वाई, क्यों। एक सेकंड में हिंदी की बुक से पढ़ता हूँ। इसका समाधान है, एक सेकंड में, तो इसमें पेज नंबर 65 हिंदी की बिग बुक में है, और इंग्लिश में हाउ इट वर्क्स में है सेम पेज नंबर 65, कि मैं किससे रोष करता हूँ या किससे मुझे रिजर्वेंट है। और सेकंड कॉलम है कारण, थर्ड कॉलम है मैं कैसे प्रभावित हुआ या मुझ पर इसका ऐसे असर हुआ, और फोर्थ कॉलम है कि हाउ डिड, वेयर एम आई टू ब्लेम। पेज नंबर 67 पे लिखा गया है, आइए अपनी सूची को दोबारा देखें। दूसरों द्वारा की गई गलतियों को अपने मन से पूरी तरह से निकालकर हमें दृढ़तापूर्वक केवल अपनी गलतियों पर ध्यान दिया। कहां कहां हम स्वार्थी, बेईमान, मतलबी और भयभीत थे। पेज नंबर 67 पे था। तो ये फोर्थ कॉलम है, हम कहां दोषी थे। ये सूची हमारी, ना कि दूसरे लोगों की थी। तो पापा का मैंने देखा कि वो कभी घर पे नहीं थे, वो मुझे प्यार नहीं करते थे, वो कंट्रोलिंग थे, वो मुझे समझते नहीं थे। मम्मी पे भी कि वो ऐसे करती थी, वैसे करती थी। उन्होंने मुझे साइंस लेने नहीं दिए, साइंस लेने पे जबरदस्ती किया। मेरे क्रिकेट मैचेस देखने नहीं आते थे। और ये लड़की जो है, ये, इसका मैंने कारण वहां पे लिखा था कि मुझे छोड़कर चले गई, मुझे धोखा दिया, किसी और के साथ भाग गई, किसी और के साथ सोती थी। तो मुझे कैसे प्रभावित हुआ, यहाँ पे दिखा गया है कि मुझे कहाँ मेरी छोटी छोटी इच्छाएं, मेरे सेक्स संबंध, मेरे स्वाभिमान। तो जब मैं फोर्थ कॉलम देख रहा था कि मैं कहाँ पे दोषी था, मैं कहाँ पे स्वार्थी, बेईमान, मतलबी और भयभीत था, मैंने इस रिजनमेंट को कैसे किया। तो उस लड़की को मैंने देखा कि मैं उसे पीटता था, मैं उसे गाली गलौज करता, मैं रोज लड़ाई करता था, मैं उस पर शक करता था। उसका कॉल 2 मिनट के लिए भी बिजी होता था तो मैं उसको पूछता था कौन से लड़के से बात कर रही है। मैं एक बहुत ही कंट्रोलिंग, शक्की और बहुत कुछ करता था। जब मैंने ये कुछ देखा कि मैंने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, मैं हिल गया। मैं सोचता था कि मुझे धोखा मिला है, मगर वो बेचारी मेरे साथ जबरदस्ती 3 साल, 2 साल बंधी रही। और जिस तरीके का मैं उसके साथ सेक्स भी करता था अपने नशे में, वो कहती थी प्रतुल तू लड़ता क्यों है मेरे साथ। उसका आना जाना मैंने रोक दिया था। वो किसी लड़के के साथ बात नहीं कर सकती थी, वो कॉलेज नहीं जा पाती थी। उसको मैंने उसका गला, उसका जीवन घोट कर रख दिया था। मैं स्वार्थी था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं भयभीत था कि कहाँ वो मुझे छोड़ कर ना चले जाए। और क्योंकि मैं भयभीत था, मैं उसकी लड़ाई करता था, उसको उसको फोन पे नजरअंदाज करता था, उसका पीछा करता था। उसका जीवन एक बहुत ही घटिया किस्म का बॉयफ्रेंड था मैं। इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। उसने इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसको कोई बड़ा एमबीए का सीट मिला या कहीं और अच्छा। उसने मुझे इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं उसको दर्द, दुख के अलावा कुछ नहीं दे पाया। ये मेरा पोस्ट पापा के साथ मैंने देखा कि जितने भी मेरे कारण थे, फाइनली मैं देखा कि मैं किस तरीके का बेटा था। जब मैंने देखा कि मेरे वजह से मैं कभी पढ़ा नहीं, मैं कभी लिखा नहीं,
मैंने आईब्रो पियर्स कर लिए, मैंने टैटू बना ली। एक ट्रेडिशनल फैमिली से जो माँ बाप मेहनत करके बच्चों को पाल रहे हैं, उनका जीवन बहुत मुश्किल कर दिया था। तो मेरा रोल क्या था? मैं भयभीत था। मैं मेरे कॉलेज से कंप्लेन आते थे, मेरे स्कूल से कंप्लेन आते थे। क्या मैं अच्छा बेटा था? तो जब मैंने ये देखा, मुझे तो ऐसा लगता था कि पापा कंट्रोलिंग है, डिमांडिंग है, समझते नहीं है। जब मैंने देखा कि बेटा आज जो कुछ तू है ना, इन्हीं की वजह से है। क्योंकि वो घंटों घंटों प्रिंसिपल के घर के ऑफिस के बाहर सर झुका के खड़ते थे। कोई कंप्लेन आती थी तो वहां पे मुझे बचाने जाते थे। कितने बार पापा मम्मी घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते थे मेरे वजह से। इनफैक्ट एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहां पे वो अपना घर बार सब कुछ बेच के मेरे लिए एक ऐसा छोटा सा फंड बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके गुजर जाने के बाद मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा डेफिनेट में पागल खाने में बंद करने वाले हैं, और पागल खाने में मंथली मंथली फीस देने के लिए एक छोटा सा ट्रस्ट बनाना चाहिए, और ट्रस्ट के लिए वो पैसा इकट्ठा। तो मेरा रोल क्या था? तो जब मैंने फोर्थ स्टेप इस तरीके से अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में किया, तो मुझे पता लगने लगा कि मैं क्या हूं। मम्मी का तो छोड़ो, मोटा मोटा मम्मी का जीना मैंने आराम कर दिया। तो जब मैंने ये देखा तो मेरा रिजेंटमेंट फिर फिफ्थ स्टेप पे, जब फोर्थ स्टेप पे एक और होता है, मैंने काफी बार नोटिस किया है कि फिफ्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप में मुझे डर भी लगता था। फोर्थ स्टेप में मैं इसीलिए रुकता था, काफी लोग रुक जाते हैं, मैं भी रुकता हूँ कि कैसे ये बताऊंगा मैं फिफ्थ स्टेप में ये सारी चीजों को, मैं कैसे किसी और को बताऊंगा, कैसे किसी और को बताऊंगा। फिर मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ बात की, तो उन्होंने कहा प्रे कर, और लिखता गया। तो फिर मैंने ठाना कि फिफ्थ स्टेप तो बाद की बात है, दूसरों को बताना की बात, दूसरों से जो शेयर करना है वो तो बाद की बात है। पहले फोर्थ तो कर लूं ईमानदारी से। क्योंकि कभी कभी डर लगता था, यार ये भी हुआ, ये भी हुआ, कैसे मैं दिखाऊंगा, मेरी तो इज्जत चले जाएगी, ये मेरी बात सुनेगा तो ये मेरे बारे में सोचेगा क्या। क्योंकि उससे पहले तो मैं डिजाइनर क्लोथ पहनता था, 1,000 रुपए की हेयर कट करता था, 6-7 हजार रुपए की मेरी परफ्यूम होती थी, इंग्लिश में बात करता था। मुझे फॉरेन के लोग अच्छे लगते थे, देसी लोग तो लोअर क्लास के। तो फिर मैं अपने आप पे मकसद जब आएगा तो तब देखा जाएगा। फोर्थ स्टेप जब करना है तो फोर्थ पे ध्यान दूं, क्योंकि फोर्थ तो मेरे और मेरे किताब के बीच में है। तो जब मैंने फोर्थ स्टेप करने लगा। फिफ्थ स्टेप जब शेयर करने की बात आएगी तो तब करूंगा। क्योंकि ये मैंने, मेरा अनुभव भी है और ये दूसरों के साथ भी मैंने अनुभव देखा है कि फिफ्थ स्टेप डरा देता है कि यार ये, तो फोर्थ स्टेप करना छोड़ देते हैं कि यार ये कैसे करूं। तो लकीली उस टाइम पे मेरे स्पॉन्सर ने भी बोला और मैंने भी मान लिया कि फोर्थ के टाइम पे सिर्फ फोर्थ करेंगे, फिफ्थ जब होगा तो इस तरीके से पापा मम्मी का मैंने देखा फोर्थ कॉलम में, रिजनमेंट, फियर्स, सेक्स कंडक्ट। और जब मैं ये लिस्ट बना रहा था, जब मैं अपना फोर्थ कॉलम भर रहा था, मुझे दिख रहा था बहुत क्लियरली कि मैं कैसा इंसान। मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा था कि मैंने पापा को कैसे दुख पहुंचाया। मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा था कि मैंने मम्मी को कैसे दुख। मुझे बहुत क्लियरली पता चल गया था कि उस बेचारी को कैसा मैंने टॉर्चर किया। मुझे डर भी लग रहा था कि लोग, मेरा स्पॉन्सर मुझ पे हंसेगा और ये कुछ है, मगर मेरा स्पॉन्सर बहुत ही सपोर्टिव था। तो जब मेरा फिफ्थ हुआ और मैंने चेक किया कि सब कुछ मैंने कर लिया है, और जब मैंने फियर की इन्वेंट्री बनाई, मैं तो सोचता था कि मैं तो बड़ा ही निडर इंसान हूं। मुझे काफी सारे फियर्स थे, लड़कियों से बात करने से फियर्स थे, बॉस से बात करने से फियर्स थे। इनफैक्ट ये जो महंगी महंगी चीजें मैं ये पहनता हूँ ना, ये भी डर के मारे पहनता हूँ, क्योंकि इनके सहारे मैं दूसरों को अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाता हूँ।
3,000 रुपए की टी शर्ट पहनी है तो मैं कोई बढ़िया इंसान हूँ। इन सब चीजों के पीछे मैं छुपने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने अपनी अफेयर की इन्वेंट्री बनाई तो ये सब क्लियरली दिखने लगा। फिफ्थ स्टेप हुआ और 6th 7th, ये मेरा पहला बार है जब मैं स्टेप्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। 6th और 7th पे अपने स्पॉन्सर ने बोला, तो स्पॉन्सर ने बोला कि यही तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, डिसऑनेस्ट। ठीक है। फिर जब 8th स्टेप की बारी आई तो दो टाइप के स्पॉन्सरशिप चेन मैंने देखे हैं बिग बुक वाले। मगर मेरा जो पर्सनल अनुभव है ये है कि 8th स्टेप के हिसाब टाइम पे मैं 8th स्टेप का लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन वी हैव फाउंड, लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन वी हैव फाउंड। एक सेकंड, हिंदी में है। हमने उन सारे व्यक्तियों की सूची बनाई जिन्हें हमने हानि पहुंचाई थी और उन सब से भूल सुधार करने के लिए तैयार हुए। तो ये जो मेरा 8th स्टेप की जर्नी है, जो मेरा टॉपिक है आज, लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन, ये तब शुरू हो गया था जब मैं अपना 4th करने लगा था और मैं अपना लास्ट कॉलम देखने लगा था। तो बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा था कि मैंने क्या किया है। जैसे पापा के लिए उनकी जिंदगी, उनका सुकून, उनकी रातों की नींद, उनकी इज्जत, और मम्मी के लिए भी है, और उस लड़की का तो मैंने जब 8th स्टेप लिस्ट बनाई तो 8th स्टेप होता है, फॉर्मेट ये है कि 8th स्टेप का फॉर्मेट है, हु डिड आई हार्म, मैंने किसे हानि या दुख पहुंचाया। व्हाट डिड आई डू, सेकंड कॉलम, कि मैंने क्या किया। और थर्ड कॉलम, हाउ वुड दिस हैव हार्म देम और हाउ दिस इज हार्म देम, इस जो मैंने किया उससे उन पर क्या असर पहुंचा। बिग बुक में भी थर्ड 8th स्टेप वो छोटा सा 8th स्टेप है, मगर 8th स्टेप के ऊपर मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। आपका पेज नंबर 82 पे बिग बुक पे है, ये इंग्लिश में पेज नंबर 82 पे है। तो ये मेरे फर्स्ट 3 इयर्स के अनुभव के ऊपर भी है, क्योंकि जहां पे मैं सोचता था कि मैंने शराब पीकर अब मैं अच्छा इंसान बन गया हूँ, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पेज नंबर 82 पे लिखा हुआ है पैराग्राफ, शराबी उस बवंडर की तरह होता है जो दूसरों के जीवन को चीरता हुआ गुजरता है। दिल टूट जाते हैं, मधुर संबंध मर जाते हैं, और प्यार और स्नेह जड़ से उजड़ जाते हैं। स्वार्थी व लापरवाह आदतों से घर में उथल पुथल मची रहती है। हम समझते हैं कि एक आदमी जब ये कहता है कि वह केवल शराब से दूरी ही पर्याप्त है, तब वो पूरी तरह नहीं सोच रहा होता कि वह अनजाने में ऐसा कर देता है। वह उस किसान की तरह है जो चक्रवात से बचने के लिए बने तहखाने से बाहर निकलता है और अपने तबाह हुए घर को देखकर अपने पति से कहता है, यहाँ जो भी नष्ट हुआ है उसे भूल जाओ, क्या ये अब नहीं कि तूफान रुक गया। हमारे सामने पुनः निर्माण के लिए एक लंबा समय है। हमें आगे बढ़कर शुरुआत करनी है। पश्चाताप से बुदल बुदाते हुए कहना ही हमें खेद है से बात नहीं बनेगी। हमें अपने परिवार के साथ बैठकर अपनी अतीत का, जैसा हम आज उसे देख रहे हैं, विश्लेषण करना चाहिए। हम इस प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने परिवार के सदस्यों की आलोचना ना करें। ये 9th स्टेप है, ये छोड़ दीजिए। मगर जो मैंने बवंडर की बात की है 82 में लास्ट पैराग्राफ, तो मैंने 8th स्टेप का लिस्ट बनाया, आपको मैंने फॉर्मेट बोला। तो पापा का जब आया तो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया कि मैंने उनको कैसे हार्म किया। तो 4th स्टेप मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मैंने पापा को हार्म किया, मम्मी को हार्म किया, वो लड़की को हार्म किया, काफी लिस्ट बना। और पहली बार जब मैंने उनको कैसे किया, तो मैंने जब पहले बार किया और जब मैंने तीसरा या चौथे बार किया, मेरे करंट स्पॉन्सर जो है, चौथे स्पॉन्सर है वो, उनके साथ जब मैंने किया 2 साल पहले, बड़ा अलग था। तो पहली बार बिग बुक में जैसे किया था वैसे ही किया था मैंने। 4th स्टेप भी वैसे ही किया था, वेयर वॉज आई स्वार्थी, और जो है 4th कॉलम में। तो 8th स्टेप का मैंने बनाया और फाइनली
9 स्टेप पे जब मैं आया तो मुझे कभी कभी 8 स्टेप में एक और चीज मैंने देखा कि कभी कभी मुझे डर लगता था कि 9 स्टेप में इन लोगों से जाके कैसे मिलूंगा मैं, कैसे मैं इनसे बात करूंगा, कैसे मैं, जैसे 5th स्टेप का मुझे डर लगता था वैसे 9 स्टेप का मुझे डर लगता था कि कैसे मैं करूंगा, क्या करूंगा। मगर 9 स्टेप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये मेरा अनुभव भी है और ये मैंने सुना भी है कि 9 स्टेप बहुत ही खतरनाक स्टेप है। इसको स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। और 9 स्टेप सॉरी नहीं है, 9 स्टेप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दिया गया है। वो ये कंडीशन दिया गया है, एक सेकंड होल्ड करिए। 9th में जहां तक संभव था इन व्यक्तियों से सीधा भूल सुधार किया सिवाय तब, ये ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब ऐसा करने से उनको या अन्य लोगों को और चोट पहुंच सकती हो। ये तो नहीं, मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ना चाहूंगा, एक्सेप्ट व्हेन टू डू सो वुड इंज्योर देम और अदर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि मेरे अमेंड से दूसरों को और नुकसान पहुंचे। कुछ अमेंड ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए और मैंने आज तक किया नहीं है। तो इनिशियली जब मैं करता था, और इनिशियली मेरा मानना था, जब मैंने 8 स्टेप का लिस्ट बनाया इस फॉर्मेट में, तो पहली बार जब मैं करता था तो फिर मैंने अपने मौसी को कॉल किया, मैंने पापा से बात की, पापा ने कहा तू तो मेरा बेटा है। तो मैंने सॉरी बोला कि मैंने ऐसे ऐसे किया और वगैरह वगैरह। पापा ने कहा तू मेरा बेटा है, तेरे लिए नहीं करूंगा, इसके लिए करूंगा। एक बड़ा बड़ा मजा, एक बड़ा ही फनी इंसिडेंट था। मैंने अपने मौसी को कॉल किया और मौसी से बात करने लगा। वो बोलने लगी प्रफुल्ल क्या बात कर रहा है, तू सुसाइड तो नहीं कर रहा? मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार, यार ऐसे क्यों बात कर रहा है तू, सुसाइड उसाइड तो नहीं कर रहा बेटा, हम, तू हमारा बेटा है, फिक्र मत कर, ऐसी पागल बातें क्यों कर रहा है। तो मैंने जनरली उनसे बोला कि मैंने क्या किया और मैं माफी चाहता हूँ। तो जब पहली बार मैंने 9 स्टेप किए तो मेरे स्पॉन्सर के मार्गदर्शन के अंदर ही, और वहां पे भी 9 स्टेप में 3-4 चीजें लिखी गई हैं कि इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो जब मेरा 8 स्टेप का लिस्ट बन गया कि मैंने कैसे अफेक्ट हुआ, तो मैंने कुछ कैटेगरीज में किया कि इसमें इजी कौन सा है, मीडियम कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है। जो मेरे पहले स्पॉन्सर ने कहा, उन्होंने बोला कि किसको मैं अभी करना चाहूंगा, किसको मैं बाद में करना चाहूंगा और किसको मैं कभी नहीं करना चाहूंगा, ये 3 कैटेगरी में बना ले बेटा। तो जब मैंने, तो भूल गया था मैं आपको बोलना कि 8 स्टेप में जब मैंने लिस्ट बनाया तो कभी कभी डर लगता है कि इन चीजों को कैसे पहुंचूं, इन लोगों से कैसे बात करूं, ये लोग तो मुझे पीटेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो 8 स्टेप के टाइम पे मैंने सिर्फ 8 स्टेप को डील किया और 9 स्टेप को मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ डील किया। तो यही कहना चाहता था कि एक्सेप्ट गोइंग टू डू सो वुड इंज्योर देम अदर्स। 9 स्टेप बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, बहुत ही डेंजरस स्टेप है अगर खुद के दिमाग से करना सके। कभी कभी मैंने ये भी नोटिस किया है कि मोटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्यों 9 स्टेप जाना चाहते हैं। एक बार मैं जबरदस्ती जाके किसी को सॉरी बोलना चाहता था क्योंकि तो मैं दिखाना चाहता था कि मैं कितना स्पिरिचुअल हो गया। तो 9 स्टेप का ये मोटिव नहीं है, क्योंकि 4th स्टेप में एक ऐसी शक्ति थी। जो मैं 4th स्टेप किया और 5th स्टेप किया, मैं अपने आप को जब मैंने देखा तो दोस्तों माफी मांगना चाहता था सबसे। मैं 4th स्टेप में एक ऐसा पावर हाउस था, एक ऐसा था कि मेरा 8 करना आसान हो गया। मैं 8 में भी जब मैंने देखा तो 8 जो है उसको 4th स्टेप ने सपोर्ट किया, मेरे 4th और 5th ने सपोर्ट किया। तो 9th पे फिर मैं अपने स्पॉन्सर के साथ, ये कुछ चीजें थी कि कौन सा मैं अभी करना चाहूंगा, कौन सा मैं बाद में करना चाहूंगा, कौन सा मैं कभी नहीं करना चाहूंगा। तो धीमे धीमे अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन से मैं कॉल करता गया और सॉरी बोलता गया। फिर मैं 10th स्टेप पे आया, मगर 9th स्टेप पे प्रोसेस भी दी गई है हमारी, जो पेज नंबर 83 पे है। और मुझे सब कुछ हुआ, जब पता नहीं क्या हुआ, जब पहली बार मैं 9 स्टेप मैंने किया तो मैं हंसने लगा। मैं, मेरी हंसी ना पेट से आती थी। उससे पहले ना मैं सबको कहता था यार मैं वेद ग्रंथ ये सब पढ़ता था, और मेरे ख्याल से हमारे, मैं जिस धर्म में हूँ वहां पे कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि जीवन मरण और ये सब, और बीच में क्या है,
मैं मीटिंग में भी लोग हंसते फिरते रहते थे, मैं उनको देखता था कि साले खुश क्यों है, साला बकवास है सब, क्या है, हंस किस बात पे रहे। और मैं उनको कहता था कि यार एक दिन तो सबको मरना है, हंस के, सॉरी, आप हंस क्यों रहे हो, क्या हंसी है, एक दिन तो मरोगे, क्या हंस रहे हो, क्या खुशी है जिंदगी। मगर जब मैं नाइन्थ स्टेप करने लगा और लोगों से बात करने लगा, इनफैक्ट फिफ्थ के बाद काफी लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मुझे ज्यादा नहीं हुआ, मुझे नाइन्थ के बाद बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं डीपी पे अपनी फोटो कभी नहीं लगाता था, मुझे लगता था कि मैं बहुत ही अच्छी तरह दिखता नहीं हूँ, तो डीपी पे मैं फोटो लगाने लगा। कभी मैं गले नहीं लगा सकता था पापा को ना, मैं कभी गले नहीं लगा सकता, आई कुड हग माई फादर, आई कुड हग माई मदर। तो पहली बार मैं पापा मम्मी को गले लगा सकता था और मैं लोगों को गले लगा सकता था, you know। और एक लाइटनेस आने लगी मेरे में। तो नाइन्थ स्टेप में एक प्रोमिस है, ये जो प्रोमिस जो है नाइन्थ स्टेप पे है, 83 में लास्ट पैराग्राफ पे लिखा गया है, अपने विकास की इस अवस्था में यदि हम यत्नशील हैं तो आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे। हमें एक नई स्वतंत्रता और नई प्रसन्नता का एहसास होगा। मुझे में हुआ एक नई प्रसन्नता का, एक नई स्वतंत्रता का। मैं थोड़ा लाइट हार्टेड होने लगा। मैं वो गहरी गहरी गंभीर गंभीर बातें वो सब करना छोड़ दिया, अच्छे गाने सुनने लगा, हैप्पी गाने सुनने लगा। उससे पहले मैं वो सीरियस गाने सुनता था, जिंदगी में क्या रखा है और ऐसे टाइप्स। हमें अपने अतीत के बारे में ना ही शर्मिंदा होंगे, ना ही उसके लिए दरवाजे बंद करने की इच्छा रखेंगे। आज मैं जो भी आपको शेयर कर रहा हूँ अपने अतीत के बारे में, इसके बारे में मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। आपसे मैं ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। ये अंदर मेरे घुट घुट कर हम आत्म शांति शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। मैं पीस को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। मैं मेडिटेशन में, बाबाओं के पास, किताबों में, और ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये सब गलत है, शायद सब सही है, मैं इनमें कोई गलत नहीं है, शायद दूसरों को ये आत्म शांति और पीस दे सके, मुझे नहीं मिला। मगर जब मैं नाइन्थ स्टेप करने लगा तो एक अजीब सा सुकून का एहसास होने लगा। अभी मैंने कंप्यूटर भी नहीं किया था, तो काफी जगह मैंने किया। तो एक चीज मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वो टाइम पे बोला था कि मेक डायरेक्ट अमेंड्स। द वर्ड अमेंड यूज किया गया है, सॉरी नहीं, अपॉलॉजी यूज नहीं की गई है। तो अमेंड और अपॉलॉजी में जान लो कि काफी टाइम मुझे लगता था कि मैं सॉरी बोलना है, मुझे सॉरी बोलना है, मुझे सॉरी बोलना है, मुझे सॉरी नहीं बोलना है। अमेंड इंग्लिश में वो होता है जब कोई चीज टूट जाती है, उसको ठीक करना अमेंड होता है। हिंदी में, माफ करेगा मेरा नॉलेज नहीं है थोड़ा बहुत। आज एक दोस्त है हमारे जो मेरे साथ हिंदी की बिग बुक में कार्य कार्य कर रहे हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत हिंदी बिग बुक में पढ़ रहा हूँ। सीधा भूल सुधार किया, जहां तक संभव था हम इन व्यक्तियों से सीधा भूल सुधार किया। हमने माफी मांगी नहीं, कहा सीधा भूल सुधार किया, अमेंड किया। राइट। तो मैं समझता था कि अमेंड प्रोसेस है। और कुछ न्यू कमर्स को भी मैंने नोटिस किया है, गलतियां करते हैं, मीटिंग में आ जाते हैं और थोड़ी बहुत सुनने लगते हैं और भावुक हो जाते हैं और सॉरी बोलने लगते हैं। बहुत ही खतरनाक है। नाइन्थ स्टेप तभी करना चाहिए जब 8 खत्म हो जाए और हम नाइन्थ पे आ जाए। तब तक हमने पहले 8 में ही है, तो हमें नाइन्थ नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद 10 करने लगा, 11 करने लगा। जब मैं 8 करने लगा, 8 में मैंने जब कॉलम देखा कि कैसे मैंने इनको पहुंचाया है, मुझे अपने कैरेक्टर डिफेक्ट भी दिखने लगे। 6 और 7 भी मैं देखने लगा। जब फिफ्थ करता था, फिफ्थ के बाद आपको मानना होगा कि 6 और 7 होता है, मगर जब मैं 8 और 9 करने लगा तो मुझे कुछ अपने कैरेक्टर डिफेक्ट दिखने लगे। तो 8 और 9 से मेरा 6 और 7 भी हो रहा था थोड़ा बहुत। तो पहली बार मैंने इस तरीके से किया। 10 किया, 10 जब मैं करता था और फिर मैं 12 करता था कि प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माय अफेयर्स। 12th स्टेप मेरा मानना है और मेरे स्पॉन्सर का भी मानना है, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज, हमने कोशिश की है। 12th स्टेप का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उस पर कोई कंडीशन नहीं है, वो तो उस पर कोई ये नहीं, कॉन्सेशन नहीं है।
हमने कोशिश की, हम इन कदमों के परिणाम स्वरूप आई आध्यात्मिक जागृति के उपरांत हमने यह संदेश दूसरे शराबियों तक पहुंचाने और इन नियमों को अपने जीवन में हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। इन नियमों को हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। ये थोड़ा इंग्लिश में आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसलेशन और इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा अलग है। इंग्लिश में ये कहा गया है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे माफ करिएगा अगर मैं गलत हूं, तो मैं गलत हूं। ये मेरा मानना है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरा मानना है कि having had a spiritual awakening as a result of these steps, we tried, हमने कोशिश की to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all of us. So carrying the message को हमने ट्राई किया, मगर practice these principles हमको करना ही करना है। इसके तो 12th स्टेप का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इस कार्यशैली को हम सारे में चुना। तो जब मैं पहला बार ये करने लगा, और मेरे पास 14 मिनट है, करने लगा, तो मुझे तब मालूम हुआ। तो इसके बाद भी दोस्तों मैं स्टेप्स किया, थोड़ा बहुत अनुभव हुआ, मुझे लगने लगा कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने सर्टिफिकेट हो गया है। इसके बाद भी मैंने हार्म्स किए। इसके बाद जो मेरी बैंगलोर में नौकरी लग रही थी 6th और 7th, फिर मैंने 2 साल पहले जब मैंने फिर अपना स्टेप्स किया, मैंने 2-3 बार, पता नहीं 2-3 या 4 बार मैंने राउंड किए हैं, मगर मैं हार्म करता गया, क्योंकि मैंने सोचता था अमेंड, मैंने सॉरी बोल दिया है पहली बार, तो सब कुछ ठीक हो गया है। मगर इस बार मैंने जब स्टेप्स किया तो पापा मम्मी का नाम फिर से आने लगा, और एक लड़की का नाम आने लगा जो मेरे ऑफिस में काम करती है। वो शादीशुदा थी, और उसके साथ, अब आप जानते हैं कि मैं उसके साथ क्या करना चाहता था। उसके साथ मैं अफेयर करना चाहता था, और मेरा मेन मोटिव सेक्स था। तो रिजेंटमेंट लिस्ट ये बार जब मैंने बनाई 2 साल पहले, तो इस लड़की का नाम है, और मेरे एक स्पॉन्सर का भी नाम है। मेरे सेकंड स्पॉन्सर थे। मेरी 3 साल पहले नौकरी चली गई थी, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे डांट दिया। तो इस बार जब मैं स्टेप्स करने लगा, तो 4th स्टेप में मैंने ये देखा कि स्वार्थीपन ही नहीं, मैंने इस रिजनमेंट को क्रिएट कैसे किया है। मेरे करंट स्पॉन्सर से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा, प्रतुल तू मेरे को बता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसा एक आदमी दिखा दे जो सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, डिसऑनेस्ट, इनकंसिडरेट नहीं हो। ये तो जनरल है, मतलब तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट किया। तो जब इस बार मैंने किया, तो मैंने देखा कि इस रिजेंटमेंट को मैंने क्रिएट कैसे किया है। मेरे कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे दिखे, जैसे मुझे कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे दिखे। इस बार जब मैंने स्टेप्स किया, 4th स्टेप मैंने करने लगा, तो मुझे कैरेक्टर डिफेक्ट दिखे। एक मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है कि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग इस तरह जिए जिस तरीके से मैं चाहता हूं। राइट, अदर पीपल नीड टू बिहेव एज पर डू। ठीक है, तो ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट था। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, डिसऑनेस्ट तो मैं हुई हूं। मगर जिस बार जब मैंने 4th स्टेप का लास्ट कॉलम अपने करंट स्पॉन्सर के अंदर देखता रहा, हाउ डिड आई क्रिएट दिस रिजेंटमेंट, मेरे में ऐसा क्या है जो इस रिजेंटमेंट को मैंने क्रिएट किया। मेरे कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं जो यू नो, हाँ, मेरा एक और कैरेक्टर डिफेक्ट है कि मुझे लगता है कि मैं दूसरों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं मैं समझता हूँ। मुझे ये लगता है कि दूसरे लोग मेरे हिसाब से अपना जीवन का निर्माण करें। ऐसे 3-4 कैरेक्टर डिफेक्ट्स है। एक और है मेरा, यू नो, ऐसे 3-4 कैरेक्टर और है, काफी सारे हैं मेरे में, बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स। तो इस बार जब मैंने तीसरी बार, चौथी बार अपना रिजेंटमेंट लिस्ट बनाया, तो पापा का नाम फिर से आया। तो इस बार जब मैंने बोला कि उनका जीना वीना, उनका बेइज्जती हुई, तो इस बार जब मैंने 4th स्टेप अपना देखा, 8th स्टेप मैंने देखा, तो इस बार मैंने देखा कि उनका हार्म कैसे हुआ। तो ठीक है, उनका बेइज्जती हुआ, उनकी रातों की नींद चले गई, ये है वो। पर इस बार मैंने पापा को देखा कि इमोशनल हार्म क्या हुआ मेरी वजह से। 8th स्टेप में जो पहली बार मैंने किया अलग था, बिग बुक से ही था। इस बार थोड़ी गहराई से जब मैंने देखा, मैंने
उनका जीना, उनकी जिंदगी पे कब्जा कर रखा था। मेरा सबसे बड़ा हार्म है कि मैं अपने माता पिता के जीवन पे हावी हूं बैठा। वो अपनी खुद की जिंदगी जी नहीं पाए मेरे वजह से। मैंने इंग्लिश में लिखा है, दे हैव टू लिव अ कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ। वो उनके इमोशनल हार्म मैंने पहुंचाया उन पे। तो उनकी जीवन जो है एक बंधी जीवन बन गया। इज्जत, पैसा, करियर, ये तो ऊपर ऊपर चीज। मैं उनका जीवन खा बैठा। उनके जो अपनी अपनी जिंदगी की उनकी आशाएं थी कि वो अपनी जिंदगी के लिए ये करना चाहेंगे, वो करना चाहेंगे, मैं वो सब कुछ खा बैठा। उनके कुछ नहीं बचा। एक रेगिस्तान बन चुका था उनका जीवन मेरी वजह से। ना उसमें हरियाली थी, ना उसमें कुछ नहीं था। खुद के लिए उनके पास कुछ नहीं था। आप मुझे बताइए, इसको मैं सॉरी से कैसे ठीक करूं? मेरे पापा का, मैंने उनको ये बोला कि वो मेरे लिए अच्छे नहीं है। मैंने उनको ये मैसेज दिया कि वो जिस तरीके से मुझे प्यार दिखाते हैं वो अच्छा नहीं करते। उनके प्यार दिखाने का टंग ठीक नहीं। लव मी द वे आई वॉन्ट यू टू लव मी। योर लव इज नॉट गुड इनफ। सॉरी बोलूंगे कैसे मैं उनका जीवन और वो, ये मुझे बताओ। कैसे स्पिरिचुअल, हम पैसा वैसा कुछ नहीं दीजिए। करीब 30-40 साल उनके जीवन को खा बैठा मैं, जहाँ पे उनकी खुद की जिंदगी मैंने उनको नहीं दी। तो जब मैं इस बार चौथा बार अपना एज स्टेप कर रहा था, तो मेरा हार्म पहली बार तो ये सब था। तो मैंने डीप में देखा, तो मेरा अमेंड ये है कि मैं उनका सपोर्ट सिस्टम बन सकूं। मेरा अमेंड ये है कि मैं किसी तरीके से उनका इमोशनल हीलिंग, उनको खुशी दे सकूं, चाहे कुछ भी हो। मैं उनको एक अच्छी जीवन कैसे दे सकूं अभी उनके बुढ़ापे में। कैसे मैं उनको इमोशनली खुश रखूं, इमोशनली संतुष्ट कर सकूं। यहाँ पे कुछ और टेक्निक्स भी आते हैं। तो वो लड़की जो 1999 में थी, मैं उसको कभी अमेंड नहीं कर पाया, क्योंकि उससे मिलना, उससे अमेंड करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो उसके शादीशुदा जीवन को हर्ट करेगी, वो उसके हस्बैंड को हर्ट करेगी। तो उससे मैंने अभी तक अमेंड नहीं किया है। मगर मेरा अमेंड ये है कि मैं किसी और स्त्री को उस तरीके से ट्रीट ना करूं जिस तरीके से मैंने उसको ट्रीट किया है। तो अभी मेरा अमेंड जो है वो हर स्त्री की तरफ है। यही मेरा अमेंड है, सॉरी। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी जो शादीशुदा थी, मेरे पास 7 मिनट रह गए, तो उसके साथ मैंने अफेयर किया। कभी डरता था, मेरे स्पॉन्सर को मैंने बोला, तो स्पॉन्सर ने बोला छोड़ दे। तो मैं कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, स्पॉन्सर के डर से रहा। उसको मैंने कंफ्यूज कर दिया था। तो इस बार जब मैं रिजल्ट फोर्थ स्टेप कर रहा था, तो उसका नाम आया, क्योंकि जब मैं बैंगलोर से वापस हैदराबाद आ गया था, तो उसने मुझे बात करना छोड़ दिया था। वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी, और ऐसे 3-4 चीज, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो जब मैंने अपना फोर्थ कॉलम देखा, तो मेरे जो हार्म्स थे, जो मेरा फोर्थ कॉलम था इस टाइम पे, जब मैं फोर्थ स्टेप कर रहा था, तो मैंने उसको क्या लिखा फोर्थ स्टेप में। उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे सेक्स नहीं दिया, मुझे नौकरी करने से हेल्प नहीं की, मेरे मैसेजेस का आंसर नहीं किया। इन सब चीजों पे मुझे गुस्सा था उस पे। तो जब मैंने अपना रोल देखा फोर्थ स्टेप पे, मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने उसको मैनिपुलेट किया। वो किसी और की बीवी थी। तो मैंने इस रिजल्ट को क्रिएट किया अपने सेल्फिशनेस की वजह से। और मेरा हार्म के लिस्ट में जब मैंने देखा, तो उसका नाम आया कि मैंने उसको दुख पहुंचाया है।
तो दुख तो यही है कि थोड़ा बहुत यार टेंशन दिया, इमोशनल किया। पर इस बार जब मैंने 8 स्टेप का हार्म देखा तो मैंने उसको ही हार्म नहीं किया, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी हार्म किया, क्योंकि मैंने उसका काम करना ऑफिस में मुश्किल कर दिया था। मैंने उसके मैरिज को हर्ट किया था, मैंने उसके हस्बैंड को हर्ट किया था। मैंने मेरे वर्ताव के वजह से वो जिंदगी भर शायद किसी और आदमी पे भरोसा ना करे या किसी और आदमी को शक से देखे। मैंने उसको इमोशनल स्कार दिए हैं। तो जब मेरी जरूरत पड़ती थी मैं अच्छा रहता था, मेरी जरूरत नहीं पड़ती थी तो मैं बुरा रहता था। तो मैंने उसका उसके वो ना खुश थी, वो एक अच्छी शादी में नहीं, तो मैंने उसका एडवांटेज लिया, उसके उसके कमजोरी का मैंने एडवांटेज लिया। उसके वर्किंग एनवायरनमेंट को मैंने मुश्किल किया, उसका काम करना मैंने मुश्किल किया। वो शायद और लोगों पे भी भरोसा ना करे, वो शायद आदमियों पे भरोसा ना करे। उसका रिलेशनशिप उसके हस्बैंड की तरफ जो भी था, मैंने उस पर भी हानि पहुंचाई। उसकी जिंदगी जीना, उसके जिंदगी जीने का अनुभव को पे मैंने हार्म किया है। भाई साहब, मैं जिंदगी खा जाता हूँ लोगों की। तो अभी तक मैंने उसका, मेरे स्पॉन्सर ने कहा इसको मिलने की जरूरत नहीं है, मगर मेरा अमेंड ये है कि मैं किसी की जिंदगी पे हावी नहीं हूँ। मैं किसी स्त्री को इज्जत से देखूं। आज भी मुझे पता नहीं क्या है, शादीशुदा औरतों से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, जैसे कि शायद मैं 45 हूँ और मेरे सारे एज ग्रुप में सब लोगों की शादी हो गई है, मेरी कुछ नहीं है। तो जब भी मुझे पता चलता है कि कोई भी लड़की एंगेज्ड है, बॉयफ्रेंड की तरफ है या शादीशुदा है, मैं उनसे दूर भाग जाता हूँ, क्योंकि यही मेरा अमेंड है। मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट पे संबंध नहीं कर सकता, मगर इज्जत से पेश आता हूँ। मैं एक ऑफिस में किसी स्त्री के ऊपर का जीना या काम करने का एटमॉस्फेयर को खराब करने की कोशिश नहीं करता, यही मेरा अमेंड है। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरा अमेंड है। मेरे पास एक दो एग्जाम्पल और है, मगर मेरे पास टाइम नहीं है तो। और भी 10th स्टेप भी करता हूँ मैं, और 11th स्टेप भी करता हूँ, 12th में प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स। तो जैसे ही मैं प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल करता हूँ, आज मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स आते हैं अ, अपने परिवार की तरफ। अ, तो मेरा तो अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स का मैं लेखा जोखा लेकर वही गलतियां नहीं करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने किया है। करीब 2-3 साल पहले मुझे मुझे एक लड़की मिली नेपाल में। और वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं उससे नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सिर्फ 1 महीना मिले थे। मगर इस अमेंड की प्रक्रिया से, और मुझे काफी टाइम हो गया एक रिलेशनशिप में आए हुए, मैं झूठ बोल के, क्योंकि वो मुझे, और वो गोरी थी फॉरन, मैं एक रिलेशनशिप को फेक कर सकता, और मुझे जो चाहिए था वो मिल सकता था मुझे, और आप सबको दिखा भी सकता था कि मेरी गोरी गर्लफ्रेंड है। मगर क्योंकि ये अमेंड्स प्रोसेस मैंने देखा है, और देखा है कि मैंने कितना बड़ा हार्म किया है, मैं उसके साथ ऑनेस्ट था। मैंने बोला कि मैं तुझे दोस्त की तरह ही देखता हूँ। उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने मुझे बात करना छोड़ दिया, मगर मैं अपने स्पॉन्सर से बोला, और मुझे ऑनेस्टी का प्रोग्राम है तो मुझे उससे ऑनेस्ट रहना है, और मुझे ये प्रिंसिपल्स को हर डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस करना है। तो आज भी मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ जिंदगी में, कहीं भी करना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ा मेरा क्राइटेरिया ये है कि वो मेरे 8 स्टेप लिस्ट में फिर से ना आए। कोशिश करता रहता हूँ, मगर गलतियां तो होती रहती है। तो दोस्तों, ये थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है। आपने 1.5 घंटा सुना, तो थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरा 8 और 9 स्टेप का रिविजन हुआ। और ये 8 और 9 स्टेप अकेले में नहीं लिया जा सकता। 4th 5th 6th 7th, इसकी प्रक्रिया 4th से स्टार्ट होती है। और 8th में कुछ ऐसे भी नाम आते हैं जो मेरे 4th में नहीं होते हैं, तो वो भी मुझे देखना चाहिए, आज से बचपन तक, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आपने थोड़ा पेशेंटली
मेरे एक्सपीरियंस को सुना। इसके लिए मैं आभारी हूँ। इस ग्रुप के सारे सदस्यों का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया शेयर करने का। अगर मैंने कुछ कहा जिससे आपको ठेस पहुंची तो मैं माफी चाहता हूँ। और मैंने कुछ ऐसा कहा जो प्रोग्राम और बिग बुक से मेल नहीं खाता तो प्लीज इसको इग्नोर करिएगा। और जो भी मैंने आज शेयर किया वो अपना अनुभव शेयर करने की कोशिश की है आज के मेरे स्पिरिचुअल कंडीशन से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।